अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कहानी मसीहा की 22वीं किस्त पेश खिदमत है, तवज्जो फरमाएं। उस वक्त दिन का 2:30 बजा था। महताब खान सूरज से मिलने उसके ऑफिस जाने के मकसद से कपड़े तब्दील कर ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने फ़ौरन रिसीवर उठा लिया। हेलो। हाँ दोस्त, कहाँ गायब हो? 2 दिनों से मुलाकात नहीं हुई। सूरज ने पूछा तो महताब ने कहा, अभी आपसे मिलने की गरज से कपड़े तब्दील कर ही रहा हूँ कि आपका कॉल आ गया। वेरी गुड, फिर आ जाइए तो बातें होंगी। ऑफिस पर ही हो ना? हाँ चांद, मैं ऑफिस में ही हूँ। आओ, मैं इंतज़ार करता हूँ। ओके कहता हुआ महताब खान रिसीवर रखा और दूसरे ही लम्हे वो अपनी कार से निकल पड़ा। उसने ऑफिस के कंपाउंड से बाहर ही कार खड़ी कर दी और अहाते में दाखिल हो गया। उस वक्त सूरज कुछ कागजात की वर्कगर्दानी कर रहा था कि ये अंदर दाखिल हुआ। सूरज फौरन सामने की कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए बोला, आओ चांद, बैठो। किस नतीजे तक पहुँचे कुछ बताया नहीं। महताब ने कुर्सी की पुष्टगाह से टेक लगाते हुए कहा, यार गांव देहात में एक कहावत है कि गोद में बच्चा नगर में शोर। सूरज चौंका। मतलब? मैंने कुछ समझा नहीं यार। मतलब ये कि वाकई गुड़िया के अंदर एक खामोश अनोखी मोहब्बत उसकी आदि तिफली से ही पल रही है, लेकिन हनूज उसने अपनी मोहब्बत का न तो कभी इजहार किया और न करीबी फरीक ने ही कभी गौर किया, क्योंकि वैसे भी मोहब्बत जताने की चीज़ नहीं होती है दोस्त। उसके अंदर जो मोहब्बत अंगड़ाइयाँ ले रही है वो कुदरती अमल है। सूरज ने कहा, वाकई ये अजीब बात कह रहे हो चांद तुम। आखिर है कौन वो खुशनसीब तुम हो दोस्त। क्या? सूरज को जैसे करंट सा लगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चांद? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? हरगिज़ नहीं दोस्त, जो हकीकत है मैं वही बयान कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, महताब बोला। क्यों नहीं हो सकता? बचपन से तुम दोनों एक साथ रहे हो। एक साथ रहा हूँ तो क्या हुआ, मगर ऐसा कतई मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा सोच है। सूरज ने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा तो महताब बोला, देखो दोस्त, मुझे फजूल बातें सोचने की आदत हरगिज़ नहीं रही है। दरअसल तुमने अब तक उसे सिर्फ फर्जशनास निगाहों से देखा है, प्यार और मोहब्बत की नज़रों से नहीं। फिर एहसास हो तो कैसे? सूरज ने पूछा, मगर ये बात तुम्हारे जहन में आई कैसे? हालात के तहत। रमेश कुमार सिंह को इग्नोर करने का दूसरा कोई सबब हो ही नहीं सकता है, और उस पर भी हमारे सामने। सूरज बोला कि पूरे यकीन के साथ तुम ये कह भी कैसे सकते हो कि वो मुझसे ही मोहब्बत करती आ रही है? महताब ने सूरज को मानीखेज निगाहों से देखते हुए पूछा, तुम एक बात बताओ डियर, 8 साल की उम्र में गुड़िया जब तुम्हारे दोस्त को राखी बांध सकती है जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था, फिर दूसरी राखी उसने तुम्हें क्यों नहीं बांधा, जबकि 4 साल की उम्र से वो तुम्हारी माँ की गोद में परवरिश पा रही थी? वो तुम्हें सूरज भैया की बजाय सूरज बाबू क्यों कहती आई है? बहरहाल सूरज अब मुकम्मल तौर पर महताब खान के लफ्ज़ों की फांस में उलझ चुका था। उसकी निगाहों के सामने फिल्मी मनाजिर की तरह कभी कुमुदनी का और कभी लक्ष्मी का वजूद उभरने मिटने लगा। अगरचे लक्ष्मी भी बेहद हसीन और संगमरमर से तराशी हुई दिलकश हसीना थी, ताहम उसके वजूद पर कुमुदनी भारी पड़ती नजर आ रही थी। वो कश्मकश में मुब्तला ही था कि महताब खान के अल्फाज ने उसे चौंका दिया। वो संजीदगी से बोला, वैसे मैं आपकी तसल्ली के लिए बता दूं कि निर्मला भाभी की मौजूदगी में हमने गुड़िया से उस मामले की तस्दीक की है। बहरहाल सूरज किसी हद तक झिंझला उठा था, क्योंकि उसके इरादे और उसके जीते जागते हसीन ख्वाब पर एक ज़बरदस्त हमला था। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। लिहाजा उसने कहा, तुम जो भी कहो चांद, मगर ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है। महताब फ़ौरन बोला, क्यों मुमकिन नहीं है? क्या गुड़िया आपके लायक नहीं है? ये भी मैं नहीं कह सकता दोस्त, लेकिन अगर ये सच भी है तो मेरे लिए नामुमकिन है। सूरज ने फैसला कुन लहजे में कहा तो महताब बोला, क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन, ये फैसला जज्बात की रौ में बहकर मत करो दोस्त, और ये भी मत भूलो कि उसकी खुशियों के वचनबद्ध भी हो।
वैसे इस वक्त मैं ज़रा जल्दी में हूँ और तुम्हारे गौर करने के लिए वक्त काफ़ी है। ठंडे दिलो दिमाग से हालात का मंथन करो, फिर कहना कि क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन। महताब खान उसे उलझन में छोड़कर तेजी से बाहर चला गया था। घर आकर वो अपनी ख्वाबगाह में फर्श पर तकिया के सहारे नीम दराज आंखें बंद किए उलझे हालात पर गौर कर रहा था। गोया उसके जहन में एक अजीब सा तूफान बरपा था। उसी आशना गणेश चाय लेकर आ गया। छोटे मालिक, चाय लाया हूँ। वो चौंका और सीधा होकर बैठा ही था कि खुद में उलझा हुआ सूरज कमरे में दाखिल हुआ। उसने पहली बार महताब की ख्वाबगाह में कदम रखा था। इससे कबल एक दो बार आया भी था तो ताला पड़ा देखा था, लिहाजा वो अंदर बड़े हॉल में ही मामी वगैरह के साथ बैठा था। महताब ने सोफ़ा की जानिब इशारा किया, आओ बैठो यार, लो चाय पियो। चाय क्या पीऊँ दोस्त, तुम्हारी बातों ने तो उलझा कर रख दिया है मुझे। हर काम का मूड अलग अलग होता है चांद। मैं कुमोदनी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और उससे ही अपने भविष्य की उम्मीदें लगा रखी है। खामोश खड़ा गणेश सूरज की ये बातें सुनकर चौंक पड़ा। तब तक दिलशाद बानो व समीदुल निसा भी आकर कमरे से बाहर रुक गई थी और उन दोनों ने भी सूरज के कहे हुए अल्फाज सुने थे। लिहाजा दिलशाद व समीदुल हैरत से एक दूसरे का चेहरा देखने लगी थी। सूरज के इस इज़हार मोहब्बत पर महताब खान ने पूछा, कभी उस बदनसीब कुमोदनी की राय जानने की भी कोशिश की है तुमने सूरज बाबू? सूरज फौरन बोला, उसकी राय इस बात से जाहिर है दोस्त कि मेरा मोहब्बतनामा पाकर उसने किसी किस्म का एतराज़ नहीं किया और आमंत्रित करने पर वो मेरी हवेली पर भी चली आई। महताब खान ने मुस्कुराकर फर्श से उतरते हुए कहा, इस वक्त तुम्हारा किरदार उस नासमझ बच्चे जैसा है सूरज बाबू, जो कीमत से बेखबर कोई खूबसूरत खिलौना देखकर मचल पड़ता है। सूरज हैरत से बोला, कैसी कैसी बातें करते हो चांद बाबू तुम, कैसी कैसी बातें करते हो चांद बाबू तुम। महताब बोला, बुरा मत मानना दोस्त, कभी कभी आदमी का अपना ही सोच और ख्यालात उसकी ज़िंदगी तबाह कर देता है। अगर कुमोदिनी ने भी तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत का इकरार किया है तो कोई बात नहीं, वरना क्या चांद, उसकी हमदर्दी हमारे साथ है। महताब ने फिर उसे समझाने वाले अल्फाज और लहजे में कहा, हमदर्दी व मोहब्बत दो अलग जज्बे हैं दोस्त। सूरज फिर झिंझलाया, उफ, तुम्हारा फ़लसफ़ा ही अलग है चांद, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? कुमोदिनी चूँकि खामोश तबीयत है, ये क्या? वो अपना जुमला पूरा करने से कबल चौंक पड़ा। दरअसल हवा के तेज झोंकों के सबब कुमोदनी के पोर्ट्रेट पर पड़ा मखमली गिलाफ उलटकर एक पल के लिए उसे बेनकाब कर दिया था, जिस पर नज़र पड़ते ही वो फुर्ती से उठकर आगे बढ़ा और मखमली गिलाफ को पूरी तरह सरका दिया। उसने पोर्ट्रेट को गौर से देखा और उसके चेहरे पर नफरत व गुरूर के आसार उभर आए। वो बोला, अब समझा चांद कि तुम मेरे और कुमोदनी के दरमियान लक्ष्मी को क्यों घसीट रहे हो। इतनी ओछी हरकत भी कर सकते हो, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरे घर पर कुमोदनी को क्या देखा तुम्हारी नीयत बदल गई। महताब खान उसके इल्ज़ामात सुनकर इत्मीनान बख्श अंदाज में बोला, सूरज बाबू आप हालात को समझने की कोशिश। जुमला पूरा होने से कबल सूरज गरज उठा, मैं सारे हालात समझ चुका हूँ। महताब ने इल्तिजा अमेज लहजे में अपनी दलील देना चाहा, तुम मुझे गलत मत समझो दोस्त, अगर हकीकत ही जानना चाहते हो तो। मगर पूरी बात सुने बगैर सूरज दरमियान में ही चीख पड़ा, खामोश रहो महताब खान, तुम्हारा कोई बकवास सुनने के लिए अब मेरे पास वक्त नहीं है। दोस्ती की दीवार हिल चुकी है, तुम दोस्ती और भाई के रिश्तों का बदनुमा दाग हो। आइंदा भूल कर भी मेरा और लक्ष्मी का नाम अपनी गंदी जुबान पर मत लाना और न हमारे घर का रुख ही करना। सारे रिश्ते नाते तुम्हारे लोभ की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अरे सूरज बाबू, कम से कम तुम। महताब ने फिर भी कुछ कहना चाहा, लेकिन वो तो जैसे अपनी गलतफहमी के आतिश में सुलग रहा था। वो बिफरे हुए लहजे में बोला, तुमने कुमोदनी का ये चित्र बनाकर उसकी पवित्रता का अपमान और मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। महताब खान, अगर तुम ज़िद्दी पठान हो तो मैं भी अरियल चौहान हूँ। फेंके हुए थूक को पलट कर देखना गवारा नहीं है मुझे। ऐसे अल्फाज के साथ ही वो तूफ़ान की तरह वहाँ से अपने अल्फाज के साथ ही वो तूफ़ान की तरह वहाँ से चला गया और जाते जाते मखमली गिलाफ को भी नोच कर फेंक दिया। बाहर खड़ी दिलशाद बानो गुस्से से कांप कर रह गई, क्योंकि कई जगह
उसे सूरज का जवाब देने का मौका नज़र आया था, लेकिन अपने अजीम भांजा की अजमत और उसका पर्सनल मामला होने के सबब वो खून का घोंट पीकर रह गई थी। कुमोदनी के जिन हालात ज़िंदगी को महताब खान अब तक छुपाकर सूरज के सामने जलील व खार हो रहे थे, दिलशाद बानो का बस चलता तो उस बदनसीब लड़की की किताब ज़िंदगी को वो उसी वक्त सूरज के हाथ में थमा देती, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। मसलहत को समझते हुए खामोश रह गई। बहरहाल बाहर खड़ी दिलशाद व समीदुल आंखें फाड़े अंदर दाखिल हुई। गणेश पहले से वहाँ मौजूद ही था और सभी महताब खान की जानिब मायूस निगाहों से ताक रहे थे, जो खुद गुमसुम बना बीच कमरे में खड़ा अपने वालिदैन की तस्वीर को इन्हिमाक से देख रहा था। तभी दिलशाद बानो ने उसे मुखातिब किया, बाबू। जी मामी जान। वो चौंका। अजीब बावला और जज्बाती इंसान है ये, दूसरों की तो सुनता ही नहीं है, सिर्फ अपनी ही बकता चला जाता है। न तो हालात को समझने की सलाहियत है और न बर्दाश्त का मादा। खुदा रहम करे इस पर। महताब खान ने कुमोदनी की ज़ात से मुतल्लिक सूरज के ख्यालात और लक्ष्मी की सूरत से मोहब्बत की बातें बताईं तो दिलशाद बानो ने कहा, उस दिलफेक आदमी के सामने कुमोदनी की बातें साफ साफ क्यों नहीं बता देते? तो जवाबन महताब ने कहा, कुमोदनी खुद उसे बहुत पहले फटकार दी होती, लेकिन मैंने उसे मना कर रखा है, क्योंकि उसकी हकीकत और लक्ष्मी की खामोश मोहब्बत बैक वक्त दोनों ही मामलात से आगाह होकर उसकी जहनी कैफियत डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन हकीकत कब तक छुपाई जा सकती है? अभी तो सिर्फ लक्ष्मी की मोहब्बत का ही जिक्र सुनकर नीम पागल जैसा बना हुआ है। अब पता नहीं कुमोदनी की किताब ज़िंदगी से रूशनास होकर उसका जहनी रद्द अमल कैसा रहेगा, अल्लाह को ही बेहतर मालूम है। अपने अल्फाज के साथ ही महताब खान ने पलटकर टेबल पर रखे चाय से भरे कप की जानिब देखा। काका, चाय कप की ठंडी हो गई, मुमकिन हो तो इसे गर्म करके ले आएं। उस बावले ने न तो खुद पी और न मुझे ही पीने का मौका दिया। उसी लम्हा अंदर बड़े हॉल में फ़ोन की घंटी बजी। महताब अपनी ख्वाबगाह से निकलकर तेज़ी से हाल की जानिब लपका तो दिलशाद बानो व समीदुल निसा और गणेश माझी भी उसके साथ हो लिए। उसने फ़ौरन रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी जानिब से कुमोदनी बोली, जान कहाँ है? माई गॉड, किसकी जान? महताब मुस्कुराए जा रहा था। कुमोदनी जो खुद भी मुस्कुरा रही थी बोली, मेरी जान। ओह, आपकी जान तो आपके दिल में ही धड़क रही होगी ना डार्लिंग। जवाब सुनकर कुमोदनी धीरे से हंसी। आएंगे नहीं? महताब अनजान बनकर बोला, कहाँ? तो उसने कहा, और कहाँ? शेरपुर की हवेली पर। महताब उसे छेड़ने की कैफियत में था। बोला, कोई ख़ास बात? हमारा एक दूसरे की कुर्बत में होना फ़र्ज़ के दायरे में नहीं है क्या? क्यों नहीं, बहुत खूब। लेकिन आप अभी कहाँ से फ़ोन कर रही हैं? जी, मैं अपनी एक क्लास फेलो अनामिका अग्रवाल के साथ शहर के एक श्रृंगार स्टोर में हूँ, वहीं से फ़ोन कर रही हूँ। वैसे अपने घर के लिए भी फ़ोन की अप्लाई की है मैंने, 1-2 दिनों में कनेक्शन दे दी जाएगी। महताब ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक तवील सांस लेकर उसने कहा, व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं, देर सवेर मैं इंशाअल्लाह आपके करीब हूँगा, मैं इंतज़ार करूँगी। कुमोदनी ने कहा और रिसीवर रख दी। उसी आसना गणेश गर्म चाय लेकर आ गया और महताब खान गर्म चाय की चुस्की लेने लगा। करीब खड़ी दिलशाद बानो ने पूछा, मेरा ख्यास है कि लाडली बहू रानी का फ़ोन था। महताब ने कहा, हाँ मामी जान, आपकी लाडली का ही फ़ोन था। शाम हो रही है, अगर जाऊँगा भी तो मुमकिन है आज वो वापस आने भी नहीं देगी। दिलशाद बानो फ़ौरन बोली, तो क्या हुआ? रुक जाइएगा, तनहा रहते हुए वो भी कुफ्त हो जाती होगी, क्योंकि मुलाजिम और मुलाजमा के सिवा तो इतनी बड़ी हवेली में उसके लायक कोई दूसरा है ही नहीं। देखता हूँ मामी, चाय पीकर पहले मैं प्रभु अंकल के घर जाऊँगा, वहाँ भी भाभियाँ मेरे लिए बहुत बेचैन हैं। दूसरी जानिब सूरज प्रकाश सिंह अपने ऑफिस से होता हुआ घर जाने के लिए निकला। उस वक्त भी उसका चेहरा नफरत और गुस्से से भरा था। जब वो अंदर दाखिल हुआ, सहन में बैठी निर्मला व लक्ष्मी रात के लिए सब्जियां तराश रही थी। करीब जाते हुए वो किसी हद तक सख्त लहजे में बोला, इस घर में सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी लकी, या मेरी मर्जी से भी कुछ काम होगा? लक्ष्मी चौंकी। जी, आप कुछ ज़्यादा ही गुस्से में मालूम होते हैं, कहीं कोई बात हुई क्या?
देखो, तुम हर काम अपनी मर्जी का करके मुझे परेशानी में मत डालो। अब मैं टूटने लगा हूँ। तुम जिसको देवता समान भाई समझ रही थी वो ऊंचे दर्जे का कमीना है। लक्ष्मी को शदीद झटका लगा। वो आंखें फाड़कर सूरज को देखा। हाय राम, क्या किया है मेरे भाई ने? सूरज ने जवाबन कहा, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बात तुम्हें बताता ही रहूं। वो दोस्ती और भाई के नाम पर कलंक है। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। अगर आए भी तो तुम उससे मिलने की कोशिश मत करना, ये मेरा आदेश है। वो अपनी बात ख़त्म करके लक्ष्मी का कोई रद्द अमल जाने बगैर फ़ौरन वहाँ से चला गया और लक्ष्मी तेज़ी से कमरे में जाकर दबदबाई आंखों से महताब खान की टेबल पर रखी ताज़ा तरीन तस्वीर को निहारने लगी थी। लम्हा भर बाद निर्मला कमरे में दाखिल हुई और उसके ताक़ुब में खड़ी हो गई। इस प्रकार मायूस नहीं होते बीबी जी। सूरज बाबू के क्रोधित होने का कारण आपकी समझ में क्या आया मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी समझ में ये आया है कि मौका मुनासिब देखकर चंदा मालिक ने उनके समक्ष आपका विषय रखा होगा जो इनके पल्ले नहीं पड़ी होगी। इसलिए बहस के बाद दोनों मित्र के दरमियान गर्मा गर्मी हो गई होगी। लक्ष्मी अपनी आंखें पोंछते हुए निर्मला की जानिब देखकर बोली, भाभी, गर्मा गर्मी ऐसी भी क्या जो सूरज बाबू को मेरे भैया के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करने पड़े जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। निर्मला बोली, मैं समझ सकती हूँ बीवी जी, लेकिन इसका सही कारण तो चंदा मालिक से मिलने पर ही मालूम होगा। लक्ष्मी ने सिसकते हुए कहा, लेकिन वो आएंगे भी कैसे? शायद इस बावले आदमी ने गुस्से में उन्हें आने से भी मना कर दिया है। तभी तो कहा कि अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। जो भी हो, फिर भी आप ज़रूरत से ज़्यादा चिंता न करें। चंदा मालिक गलत इरादों वाले मनुष्य को, जो पर्वतों की तरह अडिग क्यों न हो, उसे भी झुका सकते हैं बीवी जी। उनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। सूरज बाबू खुद विश्वास पात्र नहीं है। समस्या क्या और कहाँ से शुरू हुई है मैं शीघ्र ही देखूंगी। तत्काल अभी चलिए रात के खाने की तैयारी करें। लक्ष्मी आंचल से अपना चेहरा पोंछती हुई निर्मला के साथ कमरे से निकलकर किचन की जानिब बढ़ने लगी थी। बहरहाल तीसरी जानिब उस रोज़ इत्तफाकन प्रभु दयाल जी पत्नी के साथ उनके मायके गए हुए थे। वहाँ कोई छोटा सा फंक्शन था जिसमें मदऊ किए गए थे। चुनांचे महताब खान जब घर में दाखिल हुआ, बड़ी छोटी भाभियों ने अपनी दिलफरेब मुस्कुराहटों के साथ उसका इस्तकबाल किया। छोटी भाभी फौरन बोली, शहजादे आप तन्हा क्यों आए? हमारी बहुरानी को भी तो साथ लाना चाहिए था ना। महताब चौंका, हाँ, ये बात आप लोगों को कैसे पता चली? जबकि वही न्यूज़ देने तो अभी मैं आया था। एक तवील सांस लेकर मजीद बोला, खैर, जब आप लोगों को मालूम हो ही चुका है तो अब मैं चलता हूँ। महताब के अंदाज बयान पर दोनों भाभियाँ कहकहे लगाकर हंसती हुई दोनों जानिब से उसे बाहों में दबोच लिया। बड़ी ने कहा, यह कैसे संभव है कि आप चले जाएंगे? छोटी ने फौरन कहा, आप नहीं बताएंगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? दरअसल आपकी कई दिनों की गैर हाजिरी के सबब मैंने आपकी खैरियत जानने के लिए मेडिकल स्टोर पर फ़ोन किया तो जसीम बाबू ने ये खुशखबरी सुनाई। जसीम की बातों से पता चलता था कि खुद उनकी भी खुशियों की इंतहा नहीं है। महताब ने कहा, अच्छा ये बात है, वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को कुमोद से जल्द ही मिलवाऊंगा। बड़ी भाभी संजीदा लहजे में बोली, वो चूँकि बहुत बड़े ज़मींदार ख़ानदान से बिलोंग करती हैं और उनका ख़ानदानी मयार काफ़ी बुलंद रहा होगा, इसलिए मुमकिन है यहाँ आने में बोरियत फील करें। ऐसे में आप हम लोगों को ही उनकी हवेली पर लेकर चल सकते हैं। दोनों भाभियों ने महसूस किया कि उनकी ये बातें सुनकर महताब खान के चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ गया। लिहाजा बड़ी भाभी ने फिर से उसके जिस्म के गिर्द अपनी बाहें लपेटते हुए प्यार भरे नर्म लहजे में पूछा, शायद मेरी बातें मेरे शहजादे को अच्छी नहीं लगी। महताब ने संजीदगी के साथ जवाबन कहा, आपने अपनी प्रतिष्ठा और अपने मर्तबे को कुमोद के सामने इतना तुच्छ कैसे समझ लिया भाभी? वो खुद को ऐसा कुछ हरगिज़ नहीं समझती है जैसा आपने बयान किया है। उसके लिए महताब खान का सिर्फ एक इशारा काफ़ी है, वो सर के बल चलकर मेरी भाभियों के चरण छूने आ जाएगी। बड़ी भाभी ने मुस्कुराकर कहा, बहुत खूब, ये तो आपका बड़प्पन है। बिल्कुल नहीं भाभी, ये आप लोगों की अथाह मोहब्बत के दम से है। बड़ी भाभी ने अपना सर उसकी छाती पर रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, अच्छा अब
रहने भी दीजिए, इतनी प्रशंसा न कर दीजिए कि हम भादों के मेढक की तरह फूल जाएं। छोटी भाभी ये बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर दोनों जानिब से उसकी बाहें पकड़ी और कमरे में ले आई, फर्श पर लेटा दिया और दोनों जानिब से दोनों भी नीम दराज हो गईं। बड़ी भाभी ने कहा, आप मिले तो समझा हमें एक नहायत ही कीमती सुंदर खिलौना मिल गया है। उसकी आवाज़ बोझल हो गई तो माताब ने कहा, बहुत खूब, और भाभी के गाल को प्यार से थपकी दी। वो किसी हद तक नाजुक मिजाज खातून थी। वाज़े हो के तमाम छोटी बड़ी बातें और वाक़यात मैं आपसे इसलिए शेयर करता हूँ ताकि महताब खान के हर दिल अजीज़ होने और उसकी निस्बत खैर खाहों की बढ़ती हुई चाहतों पर आप खुद भी बारीक बीनी से गौर फरमाएं। दरअसल महताब खान किसी से भी अपने ताल्लुकात को जिस पाकीज़ा रिश्ते का नाम देता था वो उसकी ख़ास फितरत थी। प्रभु दयाल जी की बहू ने जो बातें कही 100% सही थी, क्योंकि देवर और भाभी एक दूसरे के लिए वाकई महज खूबसूरत खिलौना ही तो होते हैं जो महज रूहानी ताल्लुकात की बिना पर एक दूसरे के लिए दिलबस्तगी और सुकून का सबब बनते हैं। महताब खान के पाकीज़ा मिजाज और बुलंद मुकद्दस किरदार ही तो थे जो अपने पराये सबों की निगाहों का उसे मरकज़ बना दिया था। किसी भी रिश्तों का निबाह कैसे करना चाहिए ये उसके रगों पैं में कूट कूट कर भरा था। यही सबब है कि ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। बरसूरत छोटी भाभी ने उसके बारीक गुलाबी होंठों से खेलते हुए कहा, जसीम बाबू कह रहे थे कि भाभी जी रानी जी के मिलने से खुदा ने भाईजान को मुकम्मल सुकून बख्श दिया है। अब भाईजान के खूबसूरत होठों पर हंसी मुस्कान के फूल और कलियों की बारिश होती रहती है, जिसकी मकनातीसी खुशबुओं से पूरा घर मुअत्तर बना रहता है। महताब खान छोटी भाभी से जसीम की असलूब निगारी सुनकर धीरे से हंस पड़ा और बोला, ये भी यहाँ जसीम भी कम नहीं है, बातें बनाने की हुनर खूब आ गई है। तो बड़ी भाभी ने कहा, जसीम बाबू हक बाजानिब हैं। चंदा बाबू, आपकी कैफियत देखकर तो अपने पराये और तमाम खैर खाहों को अफसोस होता रहा था। यहाँ घर में भी मम्मी पापा अपने दोनों बेटों से हर वक्त आपकी उदासी, मायूसी और वीरान ज़िंदगी पर ही तबादला ख्याल करते रहते थे। ऐसे में आपके दोनों भैया को यकीन था कि अगर सुश्री कुमोदनी सिन्हा मिल गईं तो आपकी परिस्थिति व मनोदशा यकीनन बदल जाएंगे। बरसूरत शोक मिजाज छोटी भाभी ने मचलते हुए महताब खान का चेहरा अपने सीने से लगाकर भेंचती हुई फ़ौरन बोली, और उन लोगों के कहने के मुताबिक ही शहजादे की बदली हुई मनोदशा अब हमारी दृष्टि के सामने है। चुनांचे उनके दरमियान और भी तरह तरह की बातें होती रहीं और रात के 10 बज गए जिसका पता ही नहीं चला। चंदन व रंजन भी दुकान बंद करके आ गए। छोटा चंदन अचानक कमरे में दाखिल हुआ। अरे बाप रे, ये आप दोनों ने मिलकर मेरे भाई को क्यों दबोच रखा है? भाभी कमज़ोर समझ रखा है क्या मेरे भाई को? दोनों बहुएं ज़ोर से खिलखिलाकर हंस पड़ीं। बरसूरत रात 10:30 बजे मुलाजमाओं ने डिनर मेज़ पर खाना परोसा और सभी हंसते मुस्कुराते हुए खाने में मशगूल हो गए थे। यहाँ मैंने 22वीं किस्त मुकम्मल की, बाकी आइंदा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।